Good morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. So students, as you know that in the last class we have discussed about the topic that is related to the bond dissociation enthalpy. तो हम अपनी लास्ट क्लास के अंदर bond dissociation enthalpy का जिक्र कर रहे थे कि bond dissociation enthalpy क्या होती है बच्चों, जब किसी मॉलिक्यूल को in a gaseous state convert into a gaseous atom. ठीक है, तो जब हमने किसी मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके गैसेस एटम में चेंज किया तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट दिस मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू एन एटम्स, सो दिस इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. ठीक है, सो सिंपली वी कैन से दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द 1 मोल ऑफ bonds of a particular type of molecule and the particular type of a bond that is present in a molecule and convert this molecule into atoms. ठीक है, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एंड डिसोसिएशन एंथैल्पी. और उसके बाद हमने जिक्र किया बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में. तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या थी बच्चों? बॉन्ड एंथैल्पी एक एवरेज एंथैल्पी थी कि सपोज वी हैव ए मॉलिक्यूल, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है लाइक वाटर. वाटर का एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में लिया. तो वाटर में H2O मींस H2O के अंदर दो बॉन्ड थे OH के बीच में, तो दिस वन एंड दिस वन. सो एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ OH, ठीक है, इन अ वाटर मॉलिक्यूल. सो दिस एनर्जी इज डिफरेंट नियर अबाउट 497.8 किलो जूल. और उसके बाद हमने OH में से H अलग करना था, तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी दैट इज 428.5 किलो जूल नियर अबाउट. सो एवरेज एनर्जी थी जो दोनों की, दैट एवरेज एनर्जी रिप्रेजेंट द बॉन्ड एंथैल्पी. ठीक है, तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या थी बच्चों? द एवरेज ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज डिसोसिएटेड ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ ए बॉन्ड. ठीक है, एवरेज ऑफ दीज टू एंथैल्पी इन केस ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल स्पेशली. सो एक मॉलिक्यूल के अंदर अलग अलग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हमें रिक्वायर्ड हो सकती है, और उन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का जो एवरेज है दैट रिप्रेजेंट द बॉन्ड एंथैल्पी. तो अभी बॉन्ड एंथैल्पी का जो टॉपिक था बच्चों हमारा कंटिन्यूएशन में है, उसी को हम आगे करेंगे. तो अभी हम बात करते हैं बॉन्ड एंथैल्पी की. तो सिंपली वी कैन से दैट व्हाट इज बॉन्ड एंथैल्पी. बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है बच्चों? बॉन्ड एंथैल्पी, यही टॉपिक हमारा रनिंग है, दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी. तो ये होता है सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट. सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की एंथैल्पी माइनस प्रोडक्ट की एंथैल्पी, दिस रिप्रेजेंट द बॉन्ड एंथैल्पी ऑल्सो, और दिस रिप्रेजेंट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन केस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी. दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन केस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी. तो बॉन्ड एंथैल्पी का सपोज न्यूमेरिकल आ जाए और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन उसमें कैलकुलेट करना हो, तो आप क्या करेंगे? सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट साइड की एंथैल्पीज है उनका सम, माइनस में सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट. In this way, we calculate the bond enthalpy in case of enthalpy of reaction. Or this type of enthalpy of reaction calculated in case of a polyatomic molecule that contain a more than one type of a bond. Maybe different type of a bond is present in a molecule, or maybe same type of a bond present in a molecule. To break down this molecule required different type of enthalpies. So the enthalpies of reaction is equal to, in case of bond enthalpy, बॉन्ड एंथैल्पी के न्यूमेरिकल में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने का तरीका होता है सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस, कर सकते हैं हम डेल्टा आर एच नोट. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय समेशन मींस बॉन्ड सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट, बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट साइड में जो मॉलिक्यूल होंगे उनकी बॉन्ड एंथैल्पी, उनका एवरेज ऑफ रिएक्टेंट, माइनस में समेशन बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट. दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन केस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी कंसेप्ट. सो वी विल टेक एक एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट कि बॉन्ड एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट करेंगे, या बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे जब हमें बॉन्ड एंथैल्पी गिवन होगी तब. सो बच्चों सपोज मेरे पास एक न्यूमेरिकल है, वो एग्जांपल है H2 plus Br2 give rise to 2HBr. H2 plus Br2 give rise to 2HBr. और मेरे पास जो एंथैल्पीज हैं, बॉन्ड एंथैल्पीज हैं, वो रिएक्टेंट की गिवन है. तो मेरे पास बॉन्ड एंथैल्पी किस किस की बॉन्ड एंथैल्पी का जिक्र होगा? रिएक्टेंट साइड में H plus H की बीच की बॉन्ड एंथैल्पी,
और किस चीज की बॉन्ड एंथैल्पी, Br और Br की बॉन्ड एंथैल्पी हमें पता होनी चाहिए, माइनस रिएक्टेंट की बॉन्ड एंथैल्पी, माइनस जितना भी कोफिशिएंट आगे लगा है वो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HBr। ठीक है, सो एंथैल्पी बॉन्ड एंथैल्पी हमें वैल्यूज गिवन है हमारे पास, सपोज डेल्टा RH एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है हमें, और HH को बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एंथैल्पी हमें रिक्वायर्ड है, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। दिस इज नियर अबाउट 435 किलो जूल। ठीक है, प्लस Br को हमें करने के लिए हमारे पास है 192 किलो जूल, माइनस HBr को डिसोसिएट करने के लिए हमारे पास नियर अबाउट जो वैल्यू गिवन है वो है 368, 2 मल्टीप्लाई 368 किलो जूल। सो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी लगभग आ जाएगी बच्चों माइनस 109 किलो जूल। इन दिस वे वी कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सो आपको पता होना चाहिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। कोई भी रिएक्शन हमें गिवन हो उसकी एंथैल्पी को हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं, और जो गिवन है हमें वो है बॉन्ड एंथैल्पी। और बॉन्ड एंथैल्पी जब हमको गिवन होगी तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, सम ऑफ द बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट की बॉन्ड एंथैल्पी देखो मैंने HH लिखा है रिएक्टेंट साइड में, और रिएक्टेंट साइड में और क्या है, ब्रोमीन है, तो Br लिखा है, उनकी एंथैल्पीज मैंने मेंशन की है बॉन्ड एंथैल्पी। और HBr की बॉन्ड एंथैल्पी के आगे जो कोफिशिएंट था 2, उसको हमने बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू के साथ HBr की बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं ऑफ HBr। H2 प्लस Br2 कन्वर्ट इनटू HBr, और H2 ब्रेक होगा, Br2 ब्रेक होगा, तभी जाकर HBr की 2 मॉलिक्यूल ऑफ HBr की फॉर्मेशन होगी। समझ आई आपको, पता लगा कि क्या बात हो रही है, कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है, मॉलिक्यूल का एटम में बदलना, मॉलिक्यूल का एटम में बदलना। ठीक है, मॉलिक्यूल एटम में कब बदलेगा, मॉलिक्यूल एटम में बदलेगा तो उसके लिए उसे एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लेकिन हम खाली एक ही टाइप के नहीं, काफी अलग एक ही रिएक्शन और उसके अंदर अलग अलग टाइप के बॉन्ड की बात हो रही है, उनको ब्रेक करना है, उनकी एवरेज एनर्जी जो होगी हमारी वो होगी बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू हमें गिवन होगी, और टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए रिएक्टेंट की एंथैल्पी माइनस प्रोडक्ट की एंथैल्पी हमें करनी है। ठीक है, so now we will discuss about numerical related to this concept. Suppose we have a numerical that calculate the enthalpy change. Calculate the enthalpy change. आपने enthalpy change निकालना है, means delta H निकालना है। Calculate the enthalpy change for the process. For the process. Calculate the enthalpy change for the process, and the process is CCl4 in the gaseous state convert into carbon in a gaseous state, and क्लोरीन के जो मॉलिक्यूल है मतलब एटम है वो अलग हो जाएंगे, ब्रेक होंगे। मतलब ये मेरे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड का स्ट्रक्चर है, इनको ब्रेक करना है। इन सबको चार एटम बिल्कुल सेम है, बट चारों को ब्रेक करने के लिए एनर्जी जो है वो अलग अलग लगेगी। सेम एटम है, सेम टाइप ऑफ बॉन्ड है, सेम टाइप ऑफ बॉन्ड है, सेम एटम कार्बन के ऊपर अटैच है, बट जो बॉन्ड एंथैल्पी रिक्वायर्ड होगी वो डिफरेंट टाइप की। तो उन सभी बॉन्ड एंथैल्पी का जो एवरेज होता है, याद रखिए उन सभी बॉन्ड एंथैल्पी 4 टाइप के एंथैल्पीज हैं, इन सबका जो एवरेज होगा वो होगी बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, इसके अंदर हमें कुछ डाटा गिवन है। सो कैलकुलेट द, क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ, कैलकुलेट द बॉन्ड एंथैल्पी, कैलकुलेट द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ, किस किस की बॉन्ड एंथैल्पी हमें कैलकुलेट करनी है, कार्बन Cl का जो बॉन्ड है किसकी, CCl4, इसकी हमें बॉन्ड एंथैल्पी क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है गैसेस स्टेट की। और हमें गिवन क्या क्या है, वी हैव ए डाटा, हमें एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन गिवन है, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, हमें एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन गिवन है किसका, और हमें एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन गिवन है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन हमें गिवन है CCl4 का, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें गिवन है CCl4 का, ठीक है, और आपको बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी है CCl4 की। ओके, CCl4 की मतलब आपको इसकी फॉर्मेशन करनी है, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी निकालने का मतलब है CCl4 यहाँ पर आपको रिएक्टेंट साइड में दे रखा है, बट आपको प्रोडक्ट साइड में चाहिए, क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी आपको इसकी कैलकुलेट करनी है, CCl4 की फॉर्मेशन की। तो आपको वेपोराइजेशन दे रखा है CCl4 का, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है CCl4 का, और आपको एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन दे रखा है किसका, कार्बन का। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन आपको गिवन है Cl2 का। एटोमाइजेशन क्या होता है, मॉलिक्यूल का वही एटम में बदलना। एंथैल्पी ऑफ
कन्वर्ट द मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिक स्टेट। एक एटम मॉलिक्यूल को किसी भी, जैसे Cl2 का मॉलिक्यूल है उसको उसके एटम में बदलना, दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन हमें नियर अबाउट गिवन है, जो वैल्यू हमें गिवन है नियर अबाउट 30.5 किलो जूल पर मोल गिवन है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें गिवन है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हमें गिवन है। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो हम लोगों को गिवन है इन दिस कंसेप्ट। दैट इज, ये कुछ वैल्यूज गिवन है बच्चों, किस किस की, वेपोराइजेशन ऑफ CCl4 की वैल्यू गिवन है, फॉर्मेशन की वैल्यू गिवन है, CCl4 की फॉर्मेशन की वैल्यू गिवन है इन द लिक्विड फॉर्म। ठीक है, एंड एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन की वैल्यू गिवन है। दिस एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन इज सॉलिड इन सॉलिड फॉर्म, and the atomization of Cl2 given in a gaseous form, this is 242 kilojoule per mole. So अगर हमें इसकी बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी है CCl4 की, तो CCl4 गैसेस स्टेट की फॉर्मेशन के लिए हमें किस तरह से इसकी फॉर्मेशन करनी होगी, तो देखिएगा CCl4 गैसियस स्टेट की हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। ठीक है, ये वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसके लिए हमारे पास क्या रिएक्शन होनी चाहिए बच्चों, तो इसके लिए रिएक्शन, लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट द, हमें इस चीज की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, CCl4 गैसियस स्टेट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए निकालनी है। इसकी पहले वैल्यू कैलकुलेट करिए, जब इसकी वैल्यू निकल जाएगी तब इसकी बॉन्ड एंथैल्पी निकालिए, क्योंकि हमारे पास जो रिएक्शन गिवन है वो CCl4 का डिसोसिएशन गिवन है, और मुझे CCl4 की सबसे पहले फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी एंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो आइए, क्योंकि न्यूमेरिकल में गिवन है बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है CCl4 की, मीन्स Cl बॉन्ड किस तरह से डिसोसिएट होगा। आइए, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो कार्बन है सॉलिड स्टेट में, बस प्लस में क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, क्या बना सकता है, CCl4 लिक्विड स्टेट फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, और जो एंथैल्पी है, जो हमें एंथैल्पी गिवन है, फॉर्मेशन जो गिवन है वो लगभग है -135 किलो जूल पर मोल, मैंने भी लिखा। नेक्स्ट आ जाइए, इसके अलावा हमें क्या चाहिए, CCl4 जो लिक्विड फॉर्म है, जब ये डिसोसिएट होता है, जब ये रिएक्शन हमें, तो लिक्विड स्टेट डायरेक्ट गैसेस स्टेट में जा सकता है। दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इसे एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। ये वैल्यू भी हम लोगों को गिवन है, दैट इज 30.5 किलो जूल पर मोल, 30.5 किलो जूल पर मोल। अगर हम इसका ऐड कर दें इस इक्वेशन को, आफ्टर द एडिंग दिस इक्वेशन ये कैंसिल होगा। कार्बन का जो सॉलिड फॉर्म है, कार्बन का जो सॉलिड फॉर्म है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट होने के बाद CCl4 गैसेस स्टेट फॉर्म करेगा। ये इसी की हमें एंथैल्पी क्या है कैलकुलेट करनी है। तो इसकी एंथैल्पी ऐड करने के बाद, इन दोनों वैल्यू को ऐड करने के बाद जो हमारे पास एंथैल्पी आएगी वो लगभग -105 किलो जूल पर मोल आ रही है, -105 किलो जूल पर मोल वैल्यू कैलकुलेट हो रही है। तो हमें CCl4 की एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है। तो इसकी एंथैल्पी कैलकुलेट करने से पहले मुझे CCl4 की टोटल, CCl4 की फॉर्मेशन एंथैल्पी मुझे चाहिए थी। ठीक है, तो मेरे पास जो वैल्यू गिवन थी वो CCl4 का वेपोराइजेशन गिवन था, CCl4 का लिक्विड स्टेट में फ्यूजन, F रिप्रेजेंट कर रहा है फ्यूजन को, F रिप्रेजेंट कर रहा है फ्यूजन को, फॉर्मेशन तो हो ही रहा है CCl4 का, F फ्यूजन, फ्यूजन मतलब लिक्विड स्टेट की वैल्यू गिवन थी, और मेरे पास वेपोराइजेशन की वैल्यू गिवन थी। लेकिन मुझे कैलकुलेट करनी है बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू। ठीक है, और बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, मतलब मुझे उसका डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है। तो हाउ वी कैलकुलेट द डिसोसिएशन ऑफ दिस कंसेप्ट। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट होगा इस रिएक्शन का, तो मैंने भी आपको एक बात सिखाई थी। ये मेरे पास रिएक्शन आ गई अल्टीमेटली, तो मैंने क्या करना है, मैंने इस वैल्यू को बच्चों बॉन्ड एंथैल्पी, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए निकालने का तरीका है एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो कार्बन की एंथैल्पी आपको जो डाटा गिवन था उसके अंदर गिवन थी कितनी, 715 किलो जूल पर मोल, प्लस जो क्लोरीन है, क्लोरीन गैस की एंथैल्पी जो हमारे पास गिवन थी वो लगभग थी 242 किलो जूल, और 2 मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा Cl2 के साथ, 242। ठीक है, तो जो भी कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई होगा माइनस CCl4 वेपोराइज गैसियस स्टेट में जो CCl4 बना है उसकी एंथैल्पी जो हमारे पास है वो हमने अभी कैलकुलेट करी है, ये फॉर्मेशन हमने कैलकुलेट करी है। दिस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट। तो हमारे पास आया है माइनस में 1050 किलो जूल पर मोल। तो हमारे पास ये वैल्यू कैलकुलेट हुई है बच्चों। तो हमारे पास जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट होगा, when we calculate the enthalpy of reaction after putting the value that is near about 10 या 13040 के near about 134.0 किलो जूल पर मोल के नियर अबाउट हमें कैलकुलेट हो जाएगी ये वैल्यू। नाउ वी कैलकुलेट द बॉन्ड एंथैल्पी। इस तरीके से हम देखो, अब आप सुनिएगा, CCl4 की वेपोराइजेशन गिवन थी, CCl4 की वेपोराइजेशन गिवन थी, CCl4 की फ्यूजन गिवन थी।
फ्यूजन मतलब लिक्विड। CCl4 लिक्विड की वैल्यू थी, CCl4 गैसेस की वैल्यू थी, बट CCl4 फॉर्मेशन की वैल्यू नहीं थी। तो CCl4 की मतलब CCl4 एंथैल्पी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। वो वैल्यू हमने एंथैल्पी जो फॉर्मेशन हुई, फॉर्मेशन की वैल्यू स्पेशली हमने यहाँ पर पुट करी। बॉन्ड एंथैल्पी रिएक्टेंट की एंथैल्पी माइनस में ये रिएक्टेंट की एंथैल्पी माइनस में प्रोडक्ट की एंथैल्पी। ये वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी गिवन थी। सॉलिड स्टेट में एटोमाइजेशन गिवन था, गैस स्टेट Cl2 का एटोमाइजेशन गिवन था, ये वैल्यू गिवन थी, ये भी वैल्यू गिवन थी। तो मैंने कैलकुलेट कर ली एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूरी, ठीक है। CCl4 की फॉर्मेशन की 1304.0 किलो जूल पर मोल। ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम लोगों के पास क्या, बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है। तो टोटल जो एवरेज आया, CCl4 को जब ब्रेक करेंगे तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वो बॉन्ड एंथैल्पी मेरी क्या कैलकुलेट होगी, किस तरीके से कैलकुलेट होगी। अब मैं इसका एवरेज लूंगी। ये जो वैल्यू है, जो ऊपर वैल्यू निकली है, डिवाइड बाय 4 क्यों? क्योंकि CCl4 में कितने बॉन्ड अवेलेबल थे बच्चों, 4 बॉन्ड अवेलेबल थे। तो 4 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह से बॉन्ड एंथैल्पी C और Cl के बीच की जो बॉन्ड एंथैल्पी है ये मेरी कैलकुलेट हो जाएगी। C और Cl के बीच की जो ये एंथैल्पी लगभग 326 किलो जूल पर मोल कैलकुलेट होगी। सो बच्चों आप लोगों को पता होनी चाहिए थी एवरेज एंथैल्पी। एवरेज एंथैल्पी इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी उन जितनी भी एंथैल्पीज हैं और जितनी भी C और Cl के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एंथैल्पी चाहिए, उनका सम मुझे चाहिए था। उनका सम मैंने एडिंग से निकाल लिया, ठीक है। एडिंग से निकाल लिया और कुछ वैल्यू मुझे गिवन थी, उससे मैंने डेल्टा RH की वैल्यू निकाली और उसको मैंने एवरेज निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास दिस एवरेज एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CCl4। सो बच्चों जो डाटा गिवन था उसको यूज किया, पर डाटा काफी डिफरेंट गिवन था। वेपराइजेशन गिवन था जिसका कोई रोल नहीं था न्यूमेरिकल में, उसको हमने कलेक्ट की इंफॉर्मेशन, वेपराइजेशन, ठीक है, लिक्विड का गैस में बदलना। और हमने क्या देखा, फ्यूजन, जो हमारे वैल्यूज थी उनको हमने फ्यूज करा, फ्यूजन में मतलब बदला, उसको लिक्विड स्टेट में लेकर आए। फिर हमने उससे एडिंग से ये वैल्यू निकाली, CCl4 की वैल्यू निकाली गैस स्टेट की। ये वैल्यू निकालकर हमने इस यहाँ पर एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी की जगह यहाँ पुट करी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में ये वैल्यू पुट करी और उसको डिवाइड बाय 4 कर दिया। तो जिससे हमारी CCl4 की मीन्स एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट हो गई, ठीक है। तो आपको इतना पता होना चाहिए। इतना पता होने के बाद बच्चों नाउ वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज स्पॉन्टिनिटी। तो बट स्पॉन्टिनिटी क्या होती है मैं आपको सिंपल बता दूं। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने सीखा था, फ्लोट, जिसको मैंने फ्लोट बताया था, जो ये बता रहा था एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो जो एनर्जी होती है वो अगर हम दें तो सिस्टम से सराउंडिंग में चली जाती है, सराउंडिंग से सिस्टम में चली जाती है। ये कहना था किसका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का, कि मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, एनर्जी कभी लॉस नहीं होती। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। बट तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, उसकी एक लिमिटेशन थी, वो स्पॉन्टिनिटी एक्सप्लेन नहीं की फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ने। अभी स्पॉन्टिनिटी क्या होती है, स्पॉन्टिनिटी क्या होती है बच्चे, कुछ रिएक्शंस हैं, कुछ प्रोसेस हैं हमारे विच कैन टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ, जो प्रोसेस अपने आप होते हैं। जैसे गैसेस रिएक्शन है, अगर दो गैस को मिक्स करें तो वो गैस अपने आप मिक्स होगी। तो कुछ प्रोसेस होते हैं सिस्टम के जो अपने आप होते हैं, सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर तो हो जाती है, बट सम प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ इन द सिस्टम, दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टिनिटी इन नेचर, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस बाय द सिस्टम इटसेल्फ, ठीक है। तो स्पॉन्टिनिटी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने एक्सप्लेन नहीं की थी। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डजंट एक्सप्लेन अबाउट द स्पॉन्टिनिटी। सो क्वेश्चन आ गया अब यहाँ पर, व्हाट इज स्पॉन्टिनिटी या फिर व्हाट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या व्हाट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं बच्चों, ए प्रोसेस विच टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ और हैज ए टेंडेंसी टू टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ एंड सम प्रोसेस ओनली रिक्वायर लिटिल बिट इनिशिएशन or otherwise all the process that takes place by itself, they are called spontaneous process. For example, and common salt dissolve in water, ठीक है, ऑफ इट्स ऑन अपने आप डिजोल्व होता है। कॉमन सोल्ट हमें बार बार ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। कुछ प्रोसेस हमारे स्लो होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं, ये अलग बात है। कार्बन मोनोक्साइड में अगर ऑक्सीजन दोबारा रिएक्ट करवा दी जाए तो अगेन कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा, ये अपने आप होगा क्योंकि ये भी गैस है और ये भी गैस है। तो कुछ प्रोसेस जो अपने आप होते हैं, दिस टाइप ऑफ ए प्रोसेस आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। दीज प्रोसेस डजंट एक्सप्लेन बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो स्पॉन्टेनिटी क्या है, प्रोसेस, व्हाट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ए प्रोसेस विच टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ और हैज ए टेंडेंसी टू टेक्स प्लेस, ठीक है, इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नीड नॉट टू बी
इंस्टेंटेनियस एंड इट्स एक्चुअल स्पीड इज वेरी फ्रॉम स्लो टू फास्ट, ठीक है, और मेनली दे आर टेक प्लेस बाय इटसेल्फ और सम टाइम दे रिक्वायर सम इनिशिएशन, ठीक है। तो इतना आपको पता हो। इसके अलावा कुछ प्रोसेस होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस जो इससे अपोजिट होते हैं। तो व्हाट आर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बच्चों? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं विच रिक्वायर कंप्लीट एनर्जी, जिन्हें बाहर से लगातार इनिशिएशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे अभी कॉमन सॉल्ट का पानी में घुलना, ये क्या था? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था। बहुत से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं बट सभी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होते, ये हमें पता होना। जैसे कप है चाय का, तो वो ठंडा हो जाएगा, ठीक है, चाय ठंडी हो जाएगी तो वो उसकी एनर्जी लॉस हो गई, ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था। बट क्या वो सराउंडिंग से हीट क्या कप में दोबारा जाएगी? क्या चाय दोबारा गर्म हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो स्पॉन्टेनिटी जरूरी नहीं है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बस वो होते हैं जो विच टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ और विच टेक्स प्लेस बाय स्मॉल इनिशिएशन। जैसे सपोज अगर मैं कहूं वाटर की फॉर्मेशन करनी है हमने H2 और O2 से, तो वो अपने आप नहीं होगी बच्चे। H2 और O2 से वाटर बनाने के प्रोसेस को हम इलेक्ट्रिकल इनिशिएशन देना पड़ता है उसमें, ठीक है। तो आपने 10th क्लास में रिएक्शन पढ़ी भी है कि अगर हमने H2 प्लस O2 से H2O बनाना है तो इट रिक्वायर्ड स्मॉल अमाउंट पर इलेक्ट्रिकल इनिशिएशन। सो आपको ये बात पता होनी चाहिए। दे आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस और दीज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नॉट एक्सप्लेन बाय द फ्लोट, मीन्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने इसका कोई भी क्लू नहीं दिया। उसके बाद इस सी स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन करने के लिए आए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी क्या होती है? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो आपको पता चला विच टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस विच टेक रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ इनिशिएशन, या वो बोल सकते हैं ऐसे प्रोसेस जिनको कंप्लीट थ्रू आउट द प्रोसेस सम इनिशिएशन रिक्वायर्ड होता रहेगा। जैसे हमने एक पत्थर है, खील पे चढ़ाना है तो लगातार उस पे फोर्स चाहिए। दैट टाइप ऑफ ए फोर्स इज कॉल्ड ड्राइविंग फोर्स रिक्वायर्ड, ठीक है। और ये जब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जब चलते हैं तो डेल्टा एच की वैल्यू है वो लिटिल बिट नेगेटिव होती है, मिनिमम एनर्जी होती है, एनर्जी उसमें लॉस भी होती है। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। तो डेल्टा एच का भी रोल है ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बट डेल्टा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होते हैं वो तब तक हमारे टेक्स प्लेस होते हैं जब तक ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर टेक्स प्लेस अंटिल, जब तक चलते रहते हैं जब तक इक्विलिब्रियम का जो लेवल है वो रीच नहीं हो जाता, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम लेवल तक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या रहते हैं बच्चों? रनिंग रहते हैं, ठीक है। तो स्पॉन्टेनिटी क्या है? दोज प्रोसेस विच इज टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ, ठीक है। और नॉन स्पॉन्टेनियस विच रिक्वायर्ड कंटिन्यूअसली एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम द आउटसाइड, दे आर कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनिटी प्रोसेसेस आर ऑल्सो कॉल्ड फिजिबल प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस को हम फिजिबल प्रोसेस भी बोलते हैं, फिजिबिलिटी भी बोलते हैं। कई बार आ जाता है दिस रिएक्शन इज फिजिबल, तो फिजिबल आपको पता होनी चाहिए दोज रिएक्शन विच टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ, दे नीड सम इनिशिएशन बट ओनली ए लिटिल अमाउंट ऑफ इनिशिएशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया वाटर बनाने के लिए H2 और O2 से कुछ एनर्जी हमें चाहिए, ठीक है, स्टार्टिंग के लिए। जैसे कैंडल को हमने बर्न करना है तो स्टार्टिंग में आपको फ्लेम चाहिए, इनिशिएशन चाहिए, उसके बाद कैंडल अपने आप ग्लो होती रहेगी, ठीक है। तो ये इनिशिएशन। बट अगर कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जिनको लगातार एनर्जी की जरूरत पड़ती है और कंटिन्यूसली उन्हें आउटर इनिशिएशन चाहिए, दे आर कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी क्यों अराइज हुआ? जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ने अपने कंसेप्ट के अंदर जो स्पॉन्टेनियस वर्ड कुछ रखा ही नहीं, तो उसकी जो लिमिटेशन बन गया ये था फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन ही स्पॉन्टेनिटी रहा। और स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी के बीच में, नॉन स्पॉन्टेनिटी के बीच में आपको डिफरेंस पता होने चाहिए। ऑल द प्रोसेस विच आर अकम्पनीड बाय डिक्रीज इन एनर्जी, तो याद रखिएगा ऑल द प्रोसेस जिसके अंदर एनर्जी लॉस होती है, डेल्टा एच की वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और नेगेटिव वैल्यू होगी डेल्टा एच की, दीज टाइप ऑफ रिएक्शन आर स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और डेल्टा एच की वैल्यू एंडोथर्मिक होगी, पॉजिटिव होगी, वो नॉन स्पॉन्टेनियस होंगे। और डेल्टा एच की वैल्यू 0 होगी जिसमें नो हीट का लॉस और गेन होगा। ऐसी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी। तो इक्विलिब्रियम पे कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें नो डेल्टा एच और डेल्टा एच की वैल्यू या तो नेगेटिव हो रहती है ज्यादा और ना ही पॉजिटिव रहती है, ठीक। और डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव रहेगी तो रिएक्शन क्या रहेगी बच्चों? स्पॉन्टेनियस रहेगी। रिएक्शन क्या रहेगी? स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनिटी इतना आप लोगों को पता हो। इसके अलावा व्हाट आर द लिमिटेशन एंड व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर डिक्रीज इन एंथैल्पी, ठीक है। क्या लिमिटेशन रहती हैं डेल्टा एच नेगेटिव की? कौन कौन सी लिमिटेशन रहेंगी? जब भी कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही होगी
ये स्पॉन्टिनिटी की लिमिटेशन रहेगी कि कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो वो स्पॉन्टिनिटी प्रॉपर तरीके से शो नहीं कर पाएगी। इसके अलावा कुछ रिएक्शंस हैं जो कंप्लीट नहीं होती, वो डिसाइड नहीं कर पाती कि रिएक्शन जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो सम द रिएक्शन विच डू नॉट गो टू कंप्लीशन, ठीक है, ऐसी रिएक्शन जो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाती वो डेल्टा एच की वैल्यू डिसाइड नहीं कर पाती, सो स्पॉन्टिनिटी को भी डिसाइड नहीं कर पाती। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द क्राइटेरिया दैट डिसाइड द स्पॉन्टिनिटी। ठीक है, तो मैंने एक क्राइटेरिया आपको बता दिया, इफ द डेल्टा एच वैल्यू इज नेगेटिव, द रिएक्शन इज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, देन द डेफिनेटली द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और फिजिबल। ठीक है, इतना आपको पता हो। इसके अलावा रिवर्सिबल रिएक्शन ऑल्सो अकर। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं दे ऑल्सो डजंट डिसाइड द क्राइटेरिया ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ द स्पॉन्टिनिटी, वो भी क्राइटेरिया नहीं डिसाइड कर पाती। रिवर्सिबल रिएक्शन भी स्पॉन्टिनिटी का क्राइटेरिया। मैं आपको सीधा बता दिया है स्पॉन्टिनिटी क्या है। इसको किसने एक्सप्लेन नहीं किया था, हमने फिर एक डिफरेंस बनाया स्पॉन्टिनिटी और नॉन स्पॉन्टिनिटी के बीच में। बहुत सी रिएक्शंस हम ऐसे देखते हैं जो स्पॉन्टेनियस हैं, बहुत सी रिएक्शन है इन्वायरमेंट में जो नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, इतना आपको पता लगा अबाउट द स्पॉन्टिनिटी एंड नॉन स्पॉन्टिनिटी। उसके बाद आप लोगों को क्या पता होना चाहिए इन दिस चैप्टर, दैट इज एंट्रोपी। अब व्हाट डू मीन बाय एंट्रोपी? अब ये एंट्रोपी वर्ड क्या है? एंट्रोपी वर्ड एक तो डेल्टा जो एस से सिम्बलाइज किया जाता है, एस, ठीक है, और इसकी चेंज इन एंट्रोपी जो रिप्रेजेंट की जाती है वो डेल्टा एस से रिप्रेजेंट की जाती है। और ये एंट्रोपी जो वर्ड है ये डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल इन द सिस्टम, इसको रिप्रेजेंट करता है। जो किसकी रैंडमनेस सबसे ज्यादा होती है? डेफिनेटली गैसेस पार्टिकल की एंट्रोपी हाईएस्ट होती है, क्योंकि डिग्री ऑफ रैंडमनेस सबसे ज्यादा किसमें है? गैसेस पार्टिकल में, ऐसे पार्टिकल जिनके बीच में स्पेस ज्यादा प्रेजेंट होता है। तो एंट्रोपी और स्पॉन्टेनियस भी वही रिएक्शन रहेंगी जिनकी एंट्रोपी क्या होगी? ज्यादा होगी। एंट्रोपी गैसेस पार्टिकल की ज्यादा होती है। और व्हाट इज एंट्रोपी? द विच मेजर द डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल, एंड डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल मेनली प्रेजेंट इन द गैसेस पार्टिकल। तो एंट्रोपी ऑफ गैसेस पार्टिकल इज हाईएस्ट। ठीक है, और दैट ऑल्सो रिलेट विद द टेम्परेचर, क्योंकि आप लोगों को पता है जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एंट्रोपी भी इफेक्ट होगी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से किसी भी सिस्टम का मॉलिक्यूल का मोशन इंक्रीज करता है। मोशन इंक्रीज करेगा तो एंट्रोपी भी अल्टीमेटली क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ठीक है, और एंट्रोपी इंक्रीज करेगी और टेम्परेचर देने से अगर किसी की एंट्रोपी ज्यादा है, जैसे गैसेस पार्टिकल है उसकी एंट्रोपी हाईएस्ट है, एंट्रोपी बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली जो एनर्जी है वो क्या होगी? रिएक्शन का जो नेचर है वो एक्सोथर्मिक होगा, डेल्टा एच की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, तो अब स्पॉन्टिनिटी क्या है उसको हम रिलेट करेंगे एंट्रोपी। तो एंट्रोपी और स्पॉन्टिनिटी की अगर हम बात करते हैं, एंट्रोपी का सिंबल मैंने आपको बताया कैपिटल एस, और चेंज इन एंट्रोपी का सिंबल है डेल्टा एस, दैट इज रिप्रेजेंट द डेल्टा एस, एंड इट इज अल्टीमेटली इक्वल टू क्यू। ये किससे रिलेट होती है? हीट, और रिलेट करती है हीट इज इक्वल टू इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन अपॉन टी। मींस अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंट्रोपी भी इंक्रीज करेगी, और टेम्परेचर बढ़ाने से जो सिस्टम है उसकी हीट इंक्रीज करेगी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेफिनेटली सिस्टम क्या होगा? हीटअप होगा, तो डेल्टा एस और क्यू क्या है? एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दिस इज द शॉर्ट रिलेशनशिप बिटवीन द entropy and the temperature. That temperature, with increase the temperature, the system will heat up, the entropy of the system will increase, and if the entropy will increase, spontaneity entropy increase करेगी तो रिएक्शन का जो नेचर होगा वो कुछ हद तक स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। तो हमने अपनी क्लास में पढ़ा अबाउट द बॉन्ड एंथैल्पी, means the bond enthalpy is also called average bond enthalpy. ठीक है, it is simply we can say that dissociation between the dissociation of the bond of the molecule. ठीक है, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा फिर हमने पढ़ा स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का क्राइटेरिया क्या है, क्या लिमिटेशंस हैं जो स्पॉन्टेनिटी को शो नहीं करता है, क्या लिमिटेशंस रहेंगी जो स्पॉन्टेनिटी प्रोसेस को शो आउट करती हैं, या लिमिटेशंस उसकी क्या है। उसके अलावा व्हाट इज हम बात करें एंट्रोपी, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की लिमिटेशन, मेन लिमिटेशन क्या रही थी कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बना। ठीक है, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हमारा इसी टॉपिक पे बेस्ड है, दैट इज एंट्रोपी। सो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज स्लॉट एंड फ्लोट। ठीक है, बाकी जो फर्स्ट लॉ बाकी जो थर्मोडायनेमिक्स के लॉ हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे एंड रेगुलरली।